नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सैम लैब्स इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। ये हमारा दूसरा भाग है जहाँ पे हम एसएमपीएस कंट्रोलर्स के ऊपर सीखेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कंट्रोलर्स में क्या क्या चीज़ होता है, कौन सी ब्लॉक्स क्या काम करता है और एक बेसिक कंट्रोलर को कैसे डिज़ाइन करना है। मैं यहीं पे बता दूँ, एक वेरी बेसिक कंट्रोलर होगा। कंट्रोल बेसिक कंट्रोलर का एक छोटा सा भाग होगा जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक तरह से एक के ऊपर एक बना के एक एडवांस्ड लर्निंग तक जाएंगे। क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक्स सीखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे सीखते हैं। कंट्रोलर डिज़ाइन बेसिक्स में क्या होता है, कंट्रोलर्स में क्या क्या चीज़ होता है, हम इसमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक एसएमपीएस कंट्रोलर में पहला होता है कि ये कंट्रोलर एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेव को क्रिएट कर सके और उसको आउटपुट में दे सके, जिससे हम हमारा मॉसफेट्स को ड्राइव कर सके। दूसरा होता है फीडबैक को मैनेज करे, जैसे कि जब लोड वेरिएशन हो रहा है तो इससे क्या होगा, हमको हमारा इनपुट को भी वेरी करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा लोड में ज़्यादा करंट को हमारा मॉसफेट स्विच कर सके और ज़्यादा लोड खींच सके। तीसरा होता है उसके हिसाब से पल्सेस को मॉडुलेट करना, पल्सेस मतलब वेव्स, वेव्स को मॉडुलेट करना और ज़्यादा लोड करंट को आउटपुट में देना। फोर्थ होता है शटडाउन और रिस्टार्ट फीचर। ये एक प्रोटेक्शन सर्किट का भाग होता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। जब भी हम चाहेंगे कि स्विचिंग को शटडाउन करे या स्विचिंग को रिस्टार्ट करे, जब कुछ इश्यूज होता है तो हम चाहते हैं कि कंट्रोलर रिस्टार्ट हो और पहले से रिस्टार्ट स्टार्ट करे। तो इस ये एक तरह का प्रोटेक्शन सर्किट भी मान सकते हैं। और और लास्ट वन है रेगुलेट करना, ओवरलोड, ओवर वोल्टेज और ओवर करंट को रेगुलेट करना और इसको प्रोटेक्शन करना, एसएमपीएस को इससे प्रोटेक्शन देना। ये भी एक कंट्रोलर का एक भाग है। और अभी हम जानेंगे कि डिजाइनिंग दी कंट्रोलर, कंट्रोलर को कैसे डिजाइन करें, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट है और कौन से एस्पेक्ट के ऊपर हम कंट्रोलर को डिजाइन कर सकते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो पहला एस्पेक्ट है कि ये जानना कि हमारा कंट्रोलर में इनपुट क्या होता है और इसका आउटपुट क्या होता है। जो भी इसका आउटपुट निकला या जो भी इसमें से चीज़ें निकली उसको उसका एक रफ स्केच निकालना और उससे एक नया सर्क्यूट बनाना एक पेपर के ऊपर। और या फिर अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंसड है, यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन, गूगल में भी आप इसका सर्क्यूट निकाल सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ कि आप एक खुद का रफ स्केच बनाएं और ट्राई करें कि एक नया सर्क्यूट डेवलप करें इस उसका इनपुट और आउटपुट को कंसिडर करते हुए। ये आपको सीखने में मदद करेगा। थर्ड पॉइंट है सोर्सिंग कंपोनेंट्स। जब आपने स्केच बना लिया उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए, वो क्या काम करता है, तो वो कंपोनेंट्स को जहाँ मिलता है कितना कितना वैल्यू से उसका, वो सब सोर्सिंग कंपोनेंट्स करना, ये सब आज हम सीखेंगे। और फोर्थ वन है उसका एक प्रोटोटाइप निकालना। जब आप हमको कंपोनेंट्स मिल जाता है तो इससे एक प्रोटोटाइप बनाना। प्रोटोटाइप बनाने कैसा बनाना है मैं आपको आज सिखा दूंगा और उसको टेस्टिंग करना भी है, ये आगे हम जानेंगे। एट द कोर ऑफ ए कंट्रोलर क्या क्या मिलता है हमको। कोर मतलब कंट्रोलर का कंट्रोलर का अस्तित्व क्या है, जिस भाग से वो उसका अस्तित्व बनता है उसको हम कोर ऑफ ए कंट्रोलर बोलते हैं। उसका अस्तित्व बनता है एक वाइब्रेटर या फिर उसको जनरेटर या फिर ऑसिलेटर या फिर उसको हम टाइमर से भी जाना जाता है। ये सब जब भी मैं वाइब्रेटर या जनरेटर या ऑसिलेटर या टाइमर बोलूँ तो ये एक ही चीज़ है। इसका मतलब है ये एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्रायंगुलर वेव हो या रेक्टेंगुलर वेव हो, जो भी हो, ये एक सिग्नल को जनरेट कर रहा है। इसको हम ये चीज़ों से जाना जाता है।
दूसरा है फीडबैक सर्किट। जैसे मैं पहले कहा था, जब हमारा आउटपुट लोड वेरी होता है तो इसको हम हमारा कंट्रोलर को बोलना पड़ता है कि लोड ज़्यादा करंट ले रहा है या कम करंट ले रहा है। इसके हिसाब से हम सिग्नल का आउटपुट चेंज करते हैं ताकि वो उसको मैनेज कर सके, आउटपुट लोड को मैनेज कर सके, ताकि करेक्ट पावर आउटपुट को दे सके। तीसरा पॉइंट होता है प्रोटेक्शन सर्किट। क्योंकि हम नहीं जानते हमारा एसएमपीएस को कौन यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, उसको कितना नॉलेज है, हम ये सब नहीं जानते हैं। हो सकता है वो एंड यूज़र उसको मिसयूज़ करे और कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोड हो जाए। चाहते हैं कि यहाँ पे एक प्रोटेक्शन सर्किट बने और ये प्रोटेक्शन सर्किट एसएमपीएस को जलने से या खराब होने से प्रोटेक्ट करे। इसमें से पहले हम जानेंगे कि एक वाइब्रेटर या जनरेटर या ऑसिलेटर या टाइमर को डिज़ाइन करना हम पहले सीखेंगे। फिर हम फीडबैक सर्किट सीखेंगे, फिर एक प्रोटेक्शन सर्किट सीखेंगे। सोच रखना होगा कि हम यहाँ पे बेसिक्स जान रहे हैं, एडवांस में हम बाकी वीडियो में सीखेंगे। एक बेसिक वाइब्रेटर हम एक टाइमर आईसी से डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर इन्हीं सिग्नल जनरेटर आईसी से। बहुत सारे आईसीस अवेलेबल है जो हमारा काम का आ सकता है, मगर मैंने यहाँ पे एक 555 टाइमर आईसी को चूज़ किया है। ये 555 टाइमर आईसी बहुत पुराना आईसी है और ये सब कॉलेजेस में सिखाया जाता है। आप भी इसको सीख सकते हैं अगर आपको इसका बारे में पता है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हम 555 टाइमर से ही सीखेंगे ताकि हमको बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत ढंग का हो। चलिए, ये 555 टाइमर आईसी का कुछ फीचर्स हम यहाँ पे जानते हैं। ये आईसी जो है 555 टाइमर, ये एक बेसिक ऑसिलेटर है। दूसरा है, ये वेरी फ्यू माइक्रो सेकेंड से बहुत आवर्स तक टाइमिंग जनरेट कर सकता है या सिग्नल जनरेट कर सकता है जो बहुत आवर्स तक ऑन या ऑफ हो। इसका एडवांटेज है ये। और तीसरा है, ये बहुत अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल दोनों है। अस्टेबल का मतलब क्या है? अस्टेबल का मतलब है कि जब हम ये टाइमर आईसी या फिर ऑसिलेटर को स्विच ऑन करते हैं तो ये ऐसा ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि ये ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और ये ऑन ऑफ ऐसा ही ऑन ऑफ ऐसा ही चलता रहेगा। इसको हम अस्टेबल ऑपरेशन बोलते हैं। मोनोस्टेबल क्या होता है कि ये ऑसिलेटर का एक मोड ऑफ ऑपरेशन कांस्टेंट होता है। जैसे कि ऑन है, जब स्विच ऑन किया तो टाइमर ऑन है, और हम कुछ ट्रिगर पॉइंट या फिर कुछ स्विच किया तो ये क्या करेगा, फिर ही ये दूसरा मोड में जाएगा यानी कि ऑफ मोड में जाएगा और वहीं पे रुक जाएगा। ये ऑफ में ही रहेगा जब तक हम एक स्विच या ट्रिगर पॉइंट फिर से ना दें। हम जब दूसरा ट्रिगर पॉइंट देंगे तो ये फिर ऑन होगा और ऑन पे ही रहेगा। इसको बोलते हैं मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल मतलब एक ही स्टेज में स्टेबल ही रहना। यहाँ पे एक ही स्टेट में स्टेबल रह रहा है, इसीलिए इसको हम मोनोस्टेबल बोलते हैं। इसका जो ड्यूटी साइकिल है हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑन कितना रहेगा ऑफ कितना रहेगा इसको हम चेंज कर सकते हैं टू ए प्रेडिक्टेबल वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट है कि ये सोर्स और सिंक 200 मिली एम्पियर तक कर सकता है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि जब हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो इसको चलाने के लिए हमको करंट का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारा करंट का। तो यही लिमिटेशन का बारे में बात कर रहा था। मान लीजिए हमारा ट्रांजिस्टर 300 मिली एम्पियर्स का बेस करंट चाहता है ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये 555 टाइमर उसको डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर पाएगा। तो हमको एक ड्राइवर सर्किट लगाना पड़ता है जो 300 मिली एम्पियर्स को सोर्स और सिंक कर सकता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज हो गया, हमारा कंपोनेंट्स ज़्यादा हो गया, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैं ये वही चीज़ बोल रहा था हमारा पहला वीडियो में। फोर्थ पॉइंट है आउटपुट एंड सप्लाई टीटीएल कंपैटिबल डिवाइसेस। टीटीएल कंपैटिबल डिवाइसेस मतलब डिजिटल डिवाइसेस, उसको हम टीटीएल कंपैटिबल बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है नॉर्मली ऑन एंड नॉर्मली ऑफ आउटपुट। नॉर्मली ऑन नॉर्मली ऑफ मतलब ये मोनोस्टेबल में आता है जब 555 टाइमर आईसी
ऑन करते हैं तो ये कौन सी स्टेट में ऑन होगा, ऑन में ऑन होगा या ऑफ स्टेट में ऑन होगा, इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कुछ बातें करना चाहता हूँ जो आपको एक टेक्नीशियन की तरह ना सोचते हुए एक सर्किट डिजाइन की तरह सोचने को हेल्प करता है। तो एक सर्किट डिजाइनर कैसा सोचता है, एक टेक्नीशियन कैसा सोचता है, ये देखते हैं पहले। एक टेक्नीशियन को सिर्फ इतना देखना है कि वो सर्किट में कौन सी कंपोनेंट्स है और वो कंपोनेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बस। मगर एक सर्किट डिजाइनर को सारे जानकारी होना चाहिए वो आईसी के ऊपर, वो कैसा कनेक्ट करता है, वो आईसी का कोई भी पिन का वोल्टेज कितना होना चाहिए, उसका इनपुट पिन क्या कौन सी है, आउटपुट पिन कौन सी है। एक टेक्नीशियन को भी इनपुट आउटपुट चाहिए, मगर सर्किट डिजाइनर को भी उतना ही चाहिए। और ये भी जानना चाहिए कि वो आईसी में कौन सी लिमिटेशन है, ये जानना बहुत आवश्यक है एक सर्किट डिजाइनर के लिए। तो अगर आप एक सर्किट डिजाइनर की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको काम ये करना चाहिए कि आपको पहले वो आईसी का डेटा शीट देखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक सर्किट डिजाइनर की तरह सोचने के लिए, एक सर्किट डिजाइनर बनने के लिए। बिना डेटा शीट के आप कोई भी सर्किट को डिजाइन नहीं कर सकते। तो जब भी एक नया आईसी देखते हैं या फिर कुछ बनाना चाहते हैं सर्किट का, तो पहले आपको उसका डेटा शीट ओपन कर लेना चाहिए। ये आपको बहुत मदद करेगा एक नया डिज़ाइन करने में और उसका फेल्यूर्स को कम करने में। ऐसा नहीं है कि आप डेटा शीट देख के कुछ डिज़ाइन किया और वो सर्किट फेल नहीं होगा, मगर बिना डेटा शीट देखे हुए आप एक नया डिज़ाइन कर ही नहीं पाते। एक आईसी उठाए, यहाँ पे आप 555 टाइमर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप 555 टाइमर का डेटा शीट ही खोल लीजिए और उसका जो बेसिक डिटेल्स है और कुछ लिमिटेशन है, पूरा डेटा शीट पढ़िए एक बार। मे बी नॉट इन डेप्थ, वो डेप्थ से ना पढ़िए ही, मगर वो देख के जाइए कि उसमें क्या क्या लिखा है। कहीं पे नोट्स लिखा होगा कि ये सर्किट में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर वोल्टेज नहीं देना चाहिए, इतना करंट खींचना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए, वो सब लिखा होगा। वो सब एक बार देखिए तो आपको पता चलेगा कि ओ आई सी में नया सर्किट कैसे डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप 555 टाइमर का डेटा शीट खोलिए और उसको पूरा पढ़िए, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ एक डिजाइनर के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक 555 टाइमर का स्टेबल ऑसिलेटर है। और ये दूसरा होमवर्क है कि आपको लग सकता है कि 555 में क्या हो सकता है, क्या ये बहुत पुरानी चीज़ है, ऐसा वैसा आपको लग सकता है, मगर ऐसा सोचने से आपको नया डिज़ाइन करने में मुश्किल होगा। एडवांस्ड सर्किट जो हम आगे डिस्कस करेंगे एडवांस सर्किट्स के ऊपर, तो आपको वहाँ पे मुश्किल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 555 टाइमर यूज़ करके आप एक, भले ही आप उसको एक ब्रेड बोर्ड के ऊपर या जीपी बोर्ड के ऊपर, यानी कि जनरल पर्पस बोर्ड के ऊपर काम कीजिए, मगर ज़रूर ये सर्किट्स जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं उसको एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक इसका आउटपुट पे एक रेजिस्टर लगा दीजिए ऐसा, और एक एलईडी लगा दीजिए ऐसा, और इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका एलईडी। तो आप ग्रीन रेड कौन से भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चाह जो भी अवेलेबल है वो कीजिए, नहीं तो कोई भी खरीद देंगे तो कोई बात नहीं। मगर यहाँ पे एक यूजुअली 5 वोल्ट्स दिया, तो यहाँ पे यूजुअली 470 ओम्स का रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, 470 ओम्स का। अगर 12 वोल्ट्स इनपुट दिया तो उसके लिए देना होगा आपको 1K रेजिस्टर। अगर 5 वोल्ट दिया तो उसके लिए देना होगा 470 ओम्स। ये याद रखिए, ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर है, तो ये एलईडी को बर्न होने से बचाव करता है और वोल्टेज को लिमिट करता है। तो ऐसा कीजिए,
और इसका जो ऑन ऑफ T1 और T2 है, इसको 0.5 सेकेंड या 1 सेकेंड रखिए। यानी कि ये 1 सेकेंड ऑन होगा, 1 सेकेंड ऑफ होगा, या फिर 1 सेकेंड ऑन होगा, 2 सेकेंड्स ऑफ होगा। T1 को 1 सेकेंड, T2 को 2 सेकेंड, ऐसा डिजाइन कीजिए। इसका फॉर्मूला मैं आगे दूँ, तो ऐसा डिजाइन करके देखिए कि एलईडी ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, कितना बार ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ये मैं 1 सेकेंड इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप एलईडी ब्लिंकिंग को ठीक से देखें। अगर ये बहुत छोटा हो गया, यानी कि 1 माइक्रो सेकेंड, 1 मिली सेकेंड ऐसा हो गया, तो एलईडी ऑन ऑफ होता हुआ आप नहीं देख सकते। तो ये सर्किट आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको पता चलेगा कि हम आगे क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एक होमवर्क है जो आप कर सकते हैं। एक ब्रेड बोर्ड के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए का लागत लगेगी। ये ऐसा काम करता है। जो आप ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं, ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं, इसको याद रखिए, R2 को याद रखिए और R1 को याद रखिए। जो आगे हम फार्मूला डिस्कस करेंगे, ये तीन चीज़ें आपको डिसाइड करेगा कि T1, ये T1 और ये T2, यानी कि ऑन एंड ऑफ टाइम, ये तीन कंपोनेंट्स डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने कैपेसिटर दिखाया, वो कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है। जब ये चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो आपका आउटपुट ऑन होगा। जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, देखिए ये डिस्चार्ज पॉइंट है, ये डिस्चार्ज पॉइंट है, यहाँ पे आपको आउटपुट ऑफ होगा। ट्रिगर पॉइंट है, जब ये वीसीसी को टच करेगा कैपेसिटर वोल्टेज, तो ये ऑफ की तरफ चलेगा और आउटपुट ऑफ हो जाएगा, और ये T1 T2 डिसाइड करेगा। इसका फार्मूला आप एक कहीं पे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। T1 यानी कि ऑन टाइम, ऑन टाइम करने का फार्मूला है 0.693 इंटू R1 प्लस R2 में जो R1 R2 दिखाया, उसका वैल्यू R1 प्लस R2 इंटू C, वो होता है आपका ऑन टाइम। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑन टाइम, ये हो गया आपका ऑन टाइम, ये हो गया आपका ऑफ टाइम, ये हो गया आपका ऑफ टाइम। तो ये दोनों आप फार्मूला यूज करके R1 और R2 और कैपेसिटेंस तीनों को डिसाइड कीजिए। अब कैपेसिटेंस आप 1 माइक्रोफेरेड्स रख लीजिए, R1 कुछ रैंडम वैल्यू लाइक 1 किलो ओम या 5 किलो ओम ऐसा रख लीजिए, तो आपको R2 मिल जाएगा। T1 1 सेकेंड रख लीजिए, T2 1 सेकेंड रख लीजिए। ये T1 और T2 हमेशा सेकेंड्स में होना चाहिए। अगर आप 1 घंटे के लिए ऑन करना चाहते हैं, तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, 360, यानी कि 360 होगा आपका 360 सेकेंड्स, ऐसा करना है। ये T1 और T2 हमेशा सेकेंड्स में कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि मिनट में, ना कि आवर में। और R2 आपने ऑलरेडी, आप एक काम कीजिए, R2 को एक वैल्यू रख दे दीजिए, कैपेसिटर को 1 माइक्रोफेरेड्स में रख लीजिए, तो आपका T2 मिल जाएगा और आपका T1 मिल जाएगा। या फिर T1 T2 1 सेकेंड रख लीजिए, आपका R2 एंड कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड रख लीजिए, आपका R2 मिल जाएगा। T1 1 सेकेंड रख लीजिए, R2 R2 जो यहाँ पे मिला, T2 में जो R2 मिला, उसको यहाँ पे लगा दीजिए। कैपेसिटेंस यहाँ पे जो लगाया 1 माइक्रोफेरेड्स, यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपका R1 वैल्यू मिल जाएगा। और देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है ये सब डिज़ाइन करने में, तो आपको पता चलेगा आगे हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगा। और मैं ये और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये करने से पहले आप बिल्कुल डेटा शीट को पूरा पढ़िए। आपको डिज़ाइनर बनना है, तो ये सब काम करने से पहले आप 555 टाइमर का डेटा शीट पढ़िए। आपको डेटा शीट गूगल करने से मिलेगा, शायद आपको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में इसका डेटा शीट मिलेगा। तो आप पहले डेटा शीट पूरा पढ़िए, फिर आप ये एक्सपेरिमेंट पे आइए और इसको एक बार कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टेप कैसा कैसा करना है। और एक डिज़ाइनर की तरह आप सोच रहे होंगे, अभी कुछ आधा तो आप डिज़ाइनर बन चुके होंगे इस टाइम पे।
फिर आगे आगे हम जब एडवांस डिजाइन करेंगे तो ये आपको बहुत मदद करेगा। हम अभी ड्यूटी साइकिल को जानेंगे कि ये ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है। ये ड्यूटी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक पावर सप्लाई को डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग पीडब्ल्यूएम, क्योंकि हम ऐसा बात करेंगे कि 0.7 ड्यूटी साइकिल, 0.8 ड्यूटी साइकिल, ऐसा बात करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए कि ये क्या बंदा ये क्या बात कर रहा है। तो आपको ड्यूटी साइकिल की पता होना चाहिए। ड्यूटी साइकिल का मतलब है रेशियो ऑफ ऑन टाइम कंपेयर टू ऑफ टाइम, यानी कि T1 इज टू T2। इसका जो रेशियो मिलता है वही आपका ड्यूटी साइकिल होता है, यानी कि एक सर्क्यूट कितना वक्त ऑन है और कितना वक्त ऑफ है। अगर एक सर्क्यूट 80% ऑफ द टाइम ऑन है और 20% ऑफ द टाइम ऑफ है तो उसका ड्यूटी साइकिल हो गया आपका 80% और 0.8 इज द ड्यूटी साइकिल। उसको हम ड्यूटी फैक्टर बोलते हैं। ड्यूटी फैक्टर इज 0.8। अगर एक सर्क्यूट 80% ऑन है, 80% ऑफ द टाइम ऑन है और 20% ऑफ द टाइम ऑफ है तो उसका ड्यूटी फैक्टर है 0.8। अगर वो T1 पॉइंट 50% ऑन है और 50% ऑफ है तो उसका ड्यूटी फैक्टर हो गया 0.5 और 50%। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, देखिए एक 60% ड्यूटी साइकिल का मतलब है 60% ड्यूटी साइकिल या फिर 60% ड्यूटी फैक्टर का मतलब है कि सर्क्यूट 60% ऑन है और 40% ऑफ है, यानी कि T1 60% है, T2 40% है। अगर टोटल टाइम T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T इज द टोटल टाइम। अगर T1 0.6 सेकेंड्स ऑन है और 0.4 सेकेंड ऑफ है तो उसका ड्यूटी साइकिल हो गया 60%। ये वही बोल रहा है, देखिए ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T ऑफ प्लस T1। यहाँ पे इसको नज़रअंदाज कीजिए अगर आप अभी के लिए, यानी कि आगे इसका ज़रूरत होगा कि ड्यूटी साइकिल डिज़ाइन करने के लिए, मगर अभी के लिए इसको इग्नोर कीजिए। सिर्फ इतना याद रखिए, टी ऑन बाई टी ऑफ प्लस टी ऑन, यानी कि टोटल टाइम ये हो गया आपका टी, क्योंकि टी इज इक्वल टू टी ऑफ प्लस टी ऑन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, टी ऑन डिवाइडेड बाई टी, यानी कि इसका मतलब है टोटल टाइम में जो एक पल्स का टोटल टाइम है उसमें ये सर्क्यूट कितना वक्त ऑन था, इसका यही मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक बार बोलता हूँ, जो एक ड्यूटी जो एक साइकिल है, ऑन ऑफ का एक साइकिल है, जो एक टाइम एक पल्स है, उसको एक पल्स बोलते हैं ना, तो एक पल्स में वो सर्क्यूट कितना वक्त ऑन था, यही चीज़ ड्यूटी साइकिल है बस। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको इसका समझ आ गया। प्रोटोटाइप बिल्ड करने के लिए आप ये सारे चीज़ किसी भी यूज़ कर सकते हैं। आप खुद का एक, अगर आपको पीसीबी बनाना आता है तो आप एक पीसीबी बना सकते हैं ऐसा, उसमें रिले भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्टली एक रेजिस्टर लगा के एलईडी लगा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कंट्रोलर। मैं आपको बोला था कि ये 1 सेकेंड रखिए, अगर इसको हम 1 मिली सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एसएमपीएस का कंट्रोलर, क्योंकि हम एसएमपीएस में 1 मिली सेकेंड का ऑन और 0.8 मिली सेकेंड का ऑफ, ऐसा कुछ रखते हैं। यानी कि वो एक साइकिल को पूरा ऑन नहीं रख सकते। आप ये बात अच्छी तरह से याद रखिए कि जब हम एसएमपीएस को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका ड्यूटी साइकिल कभी भी 100% नहीं होगा। मतलब वो टी ऑन 100% नहीं होगा। एक साइकिल में एक ऑन होना चाहिए, एक ऑफ होना चाहिए, T1 T2 दोनों होना चाहिए, कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एसएमपीएस काम करेगा, नहीं तो वो डीसी सिग्नल हो जाएगा, तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। जितना कॉम्प्लेक्स सर्किट होता होगा उतना ड्यूटी साइकिल ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा निचोड़ सके पावर को सर्किट से। जितना ज़्यादा ड्यूटी साइकिल होगा उतना पावर हम सर्किट से निचोड़ सकते हैं। मगर इसमें प्रॉब्लम ये कि अगर ये
कुछ नॉइस की वजह से या फिर कुछ एरर की वजह से टी ऑन और टी ऑफ क्लैश हो गया, तो आपका जो स्विच है जो ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है वो जल जाएगा। इसलिए हम थोड़ा उसमें कंसेशन देते हैं टी ऑफ के लिए कि 20% होना चाहिए, 10% होना, ताकि अगर ड्यूटी साइकिल थोड़ा ग्लिच भी आए तो ऑफ टाइम में वो डिस्चार्ज करे, जो हमारा ट्रांसफार्मर में फील्ड क्रिएट हुआ है उसको डिस्चार्ज करे, ताकि नया फील्ड क्रिएट हो, थ्रू विच वी विल बी डूइंग एसी सिग्नल स्विचिंग। ये है, तो आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं, या फिर आपका पास अगर ये है या फिर ये है तो इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कोई भी एक ब्रेड बोर्ड लेके आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। कुछ कमर्शियल कंट्रोलर्स को परखेंगे जो कमर्शियली अवेलेबल है और कमर्शियली यूज़ होता है। पहला है UC2842N। ये एक करंट मोड पीडीएम कंट्रोलर है। करंट मोड मतलब जब हम फीडबैक लेते हैं तो ये करंट को हम सेंस करते हैं कि आउटपुट में कितना करंट खींच रहा है, उसके मुताबिक हम पीडीएम को वेरी करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो करते हैं उसको मॉड्यूलेट करते हैं। दूसरा है UCC2892। ये भी करंट मोड है और ये 1 मेगाहर्ट्ज में काम करता है, और इस और ये 900 मिली वोल्ट्स और 2 एम्प्स का आउटपुट देता है। ये 2 एम्प्स आउटपुट मतलब जब हम मॉसफेट या ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो करंट खींचने का जो इनपुट है वो 2 एम्प से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये बात हमें पहले बोल चुका हूँ कि क्यों हमें ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं करते और मॉसफेट को यूज़ करते हैं, ये इसी वजह से है, ताकि हम कंट्रोलर को दबाव दबाव ना डालें। तीसरा है TL494। ये एक वोल्टेज मोड पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है। मतलब ये आउटपुट वोल्टेज को सेंस करता है, और जब वोल्टेज ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से पीडीएम को मॉड्यूलेट करता है और पीडीएम सिग्नल्स को जनरेट करता है। ये 300 किलोहर्ट्ज में काम करता है। इसको थोड़ा वेरी कर सकते हैं, कुछ ऐसी इसका अलो करता है, मगर कुछ ऐसी अलो नहीं करता है। मगर TL494 में इसको थोड़ा हम बदलाव कर सकते हैं। ये सब आप बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये बड़ा वीडियो हो जाएगा ये सब एक्सप्लेन करते हुए। और ये मैक्स टू मैक्स 40 वोल्ट्स और 200 मिली एम्पेयर्स का आउटपुट दे सकता है। मतलब इसके लिए मॉसफेट ही बेहतर है, क्योंकि ये बहुत कम करंट सप्लाई कर सकता है। नहीं तो हमको एक बफर सर्किट लगाना पड़ेगा जो करंट को ज़्यादा कराए, मगर वो प्रिफर्ड नहीं है कि हम बीच में कोई भी बफर सर्किट लगाएं। SMPS कंट्रोलर में यूजुअली बफर सर्किट को अवॉइड करते हैं और डायरेक्टली कंट्रोलर से मॉसफेट या ट्रांजिस्टर को ड्राइव करते हैं। फोर्थ वन है UC3842। एक PWM कंट्रोलर है जो 250 किलोहर्ट्ज पे काम करता है, और इसका आउटपुट 13.4 वोल्ट्स और 200 मिली एम्पेयर्स का आउटपुट देता है। इसके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर में बहुत ज़्यादा करंट खींचने की संभावना है। तो ये इसमें मॉसफेट यूज़ करना बेहतर है। फिफ्थ वन है UC3844। ये एक करंट मोड पीडीएम कंट्रोलर है। इसका इसका भी आउटपुट करंट कैपेसिटी थोड़ा कम है, और ये भी करंट मोड कंट्रोलर है, यानी कि आउटपुट करंट कितना खींच रहा है देख के ये पीडीएम सिग्नल जनरेट करता है। और अगला है UC3845। ये 250 किलोहर्ट्ज में काम करता है, और ये 5 वोल्ट्स 200 मिली एम्पियर्स आउटपुट करता है। और अगला है, और लास्ट टू है SG3524 और SG3525। ये बहुत ही यूज़ करने वाला आईसी है। ये दोनों आईसी को बहुत इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं, ये क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट है। यानी कि अगर आप ये आईसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई और आईसी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ ये फीडबैक, पीडब्ल्यूएम जनरेशन,
सब कुछ ये संभलता है। तो इसको बहुत यूज़ करते हैं, स्पेशली SG3525 को बहुत यूज़ करते हैं। ये 3524 और 3525 में अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसको हम पार्ट टू में, कंट्रोलर्स का पार्ट टू वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 300 किलोहर्ट्ज में काम करता है और इसका आउटपुट सिर्फ 100 मिली एम्पेयर आउट है। इसमें मैंने देखा है कि हमेशा मॉसफेट यूज़ करते हैं आउटपुट स्टेज में, और ये दोनों वोल्टेज और करंट सेंसिंग दोनों कर सकता है। ये इसका एक कैपेसिटी है और इसका एक फीचर है। और ये बहुत ही एफिशिएंट पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर है। जब 3524 300 किलोहर्ट्ज में काम करता है और 3525 400 किलोहर्ट्ज में। सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, और भी थोड़ा डिफरेंस है दोनों आईसी में। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लेट से रिलीज़ हुआ और थोड़ा लंबी भी हो गई, मगर मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अ, उपयोगी हुआ। और इसी बात से हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगले वीडियो में हम थोड़ा कमर्शियल आईसीज के ऊपर बात करेंगे। उसको कैसा यूज़ करना है, उसको डेटा शीट कैसा रीड करना है, उसको कैसा सर्किट में बदलना है, सब थोड़ा डिटेल्ड होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहें। 555 टाइमर का और कोई भी कमर्शियल आईसी जो मैंने बताया उसमें से कोई भी आईसी उठा के उसका डेटा शीट पढ़िए, देखने की ट्राई कीजिए कि क्या बोलने की सोच रहे हैं वो डेटा शीट में और आप कैसे पढ़ रहे हैं। और कमेंट्स में लिखिए कि आपको क्या समझ में आया डेटा शीट पढ़ के और क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं कमेंट्स पढ़ के अगले वीडियो में वो सब आपको जानकारी दूं कि डेटा शीट से आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइनर की तरह कैसे सोच सकते हैं और कैसा पढ़ सकते हैं। वो सब जानकारी देने में मुझे सहायता होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको कमेंट में लिखेंगे, और जो भी बाधा है या आपका ऑब्जर्वेशन है उसको इसमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।